सिंधु के उस पार सिकंदर। कितने दुख की बात है। सिंधु नदी पर पुल बनाया जा रहा है और उसकी देख रेख मेरा अपना ही भाई आंभिक कर रहा है और असहाय पिता केवल दर्शक बनकर रह गए हैं। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, इसलिए वे दुर्योधन की उदंडता भांप नहीं सके, किंतु मेरे पिता तो आँख से देख सकते हैं, पर अपने कमज़ोर कंधों का क्या करें। हाँ अलका, तुम ठीक कह रही हो। मैं मालव कन्या और तुम गांधार नरेश की पुत्री हो। इस आर्यावर्त को पददलित होने से बचाने में हमें प्राणपण से आचार्य चाणक्य का सहयोग करना होगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मालविका, राजकुमारी, मैं स्वयं अपनी आँखों से देखकर आई हूँ। सिंधु पर बनते हुए सेतु को युवराज स्वयं उसका निरीक्षण कर रहे हैं। यह देखो, मैंने उस सेतु का एक मानचित्र भी बनाया है। चित्र अधूरा सा है, लेकिन देखने से यह आभास मिल जाएगा। अभी मालविका वह मानचित्र अपनी कंचुकी से निकालकर अलका को दिखा ही रही थी कि उन्हें किसी के आने की आहट लगी। वह जोर से चिल्ला पड़ी, कौन हो, कौन हो तुम? अभी एक यवन सैनिक बीच में बोल उठता है, मैं इसे पहचानता हूँ, यह गुप्तचर है। लाओ यह मानचित्र तुम मुझे दे दो, मैं महाराज के सामने इसे प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हुए बंदी गृह में डलवा दूंगा। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं विश्व विजेता सिकंदर का सेवक हूँ और तक्षशिला से सिकंदर की मित्रता हो गई है, इसलिए यहाँ आने का अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। मैं भी गांधार नरेश की पुत्री हूँ, इसलिए गांधार पर मेरा भी कुछ अधिकार है और मुझे विश्वास है कि महाराज स्वयं ऐसा आदेश नहीं दे सकते कि कोई व्यक्ति राज्य की स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार कर सके। लेकिन मानचित्र तो आपको देना ही होगा। यह वही मानचित्र है जिसे इस स्त्री ने गुप्त वेश में वहां जाकर बनाने का प्रयास किया। क्या किया था और क्या नहीं किया था, इसे छोड़ो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। क्यों मूर्ख यवन सैनिक युवतियों को अकेला देखकर अपनी नीचता पर उतर आए? अकस्मात उधर से आए सिंहरण ने यवन सैनिक को अपनी तलवार के वार से धराशायी कर दिया, लेकिन अलका ने उसे मारने से बचा लिया। इस निरीह सैनिक को मारकर कोई लाभ नहीं होगा सिंहरण, क्योंकि पिताजी ने यवनों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। यदि आज गांधार नरेश महाराज पुरु से अपना पुराना वैर भूलकर परस्पर मिलकर सिकंदर का सामना करते तो सिकंदर आर्यावर्त की और मुंह नहीं कर सकता था। उस घायल सैनिक को वहीं उसी दशा में छोड़कर ये लोग नाव के सहारे सिंधु नदी पार कर जाते हैं। केवल अलका रह जाती है और वह यवन मन महसूस कर रह जाता है और क्रोध में अलका को ही बंदी बना लेता है और उसे गांधार नरेश के सामने पेश कर देता है। क्या समय था, बूढ़े गांधार नरेश अभी भी अपनी तृष्णा की तृप्ति को पूर्ण करने में लिप्त थे और उनका पुत्र आंबिक राज्य के सत्य को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था। गांधार नरेश के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि वे चाहें तो आंबिक को रोक सकते हैं, अगर धृतराष्ट्र भी चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, लेकिन महाविनाश को कौन कब रोक सका है। अभी वे सोच ही रहे थे कि यवन सैनिक उनकी अपनी ही बेटी को बंदी बनाए उनके सामने प्रस्तुत हुआ।
तुम तुम हाँ महाराज। यह क्या मजाक है सेल्यूकस? क्या तुम नहीं पहचानते कि यह मेरी बेटी अलका है? महाराज, मैं यह तो नहीं जानता कि यह कन्या आपकी पुत्री है, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि नदी पर जो पुल बांधा जा रहा है उसका मानचित्र उन्होंने एक स्त्री से बनवाया, और जब वह चित्र मैंने इनसे मांगा तो पता नहीं कैसे एक युवक बीच में आ टपका। मैं निवेदन करता रह गया और उसने मुझ पर तलवार का वार कर दिया। क्यों बेटी, क्या यह सच कह रहे हैं? हाँ पिताश्री। तो सेल्यूकस, इसमें चिंता की क्या बात है? मानचित्र से तुम्हारा पुल बनने का काम रुक तो नहीं जाएगा। लेकिन महाराज, मानचित्र पुल को विध्वंस करने में सहायक हो सकता है। मेरी बेटी इतनी नासमझ नहीं है। तभी आंबिक बीच में बोल पड़ा, पिताजी, आप नहीं समझते, हमारे बीच एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पल रहा है और उसका केंद्र तक्षशिला में पनप रहा है, और अलका उस रहस्य की कुंजी है। कुटिल मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए अलका ने कहा, तभी आपने मुझे बंदी कराया है भाई। तुम कायर हो आंबिक। सिंहरण से तुम परास्त हुए, चंद्रगुप्त का सामना करने का तुम में साहस नहीं, और पर्वतेश्वर को नीचा दिखाने के लिए जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा सैन्य बल कमजोर है तो तुमने पर्वतेश्वर के विरुद्ध सिकंदर से संधि कर ली। इस तरह शक्ति का संतुलन तुमने झकझोर कर रख दिया। और फिर अपने पिता गांधार नरेश को संबोधित करते हुए अलका ने कहा, पिताश्री, आज भाई ने मुझे बंदी बनाया है, कल आपको बनाएगा, और इस तरह अपने अहम की तुष्टि के लिए गांधार की जनता नीच यवनों की दास हो जाएगी, और इसका दायित्व होगा आपकी शिथिलता पर और आपके पुत्र की अहमन्यता पर। ऐसा मत कहो राजकुमारी। सेल्यूकस ने संधि की शर्तों का खुलासा करते हुए कहा, संधि के अनुसार गांधार हमारा मित्र राज्य है, लेकिन इस मित्रता के बाद भी आपके कदम ना रुकेंगे, ना लौटेंगे, क्योंकि आपके अनुसार दो ही विकल्प हैं, या तो आपकी दास्ता स्वीकार कर ली जाए या युद्ध किया जाए। आंबिक ने दास्ता मित्रता चुनी है, और पर्वतेश्वर आपसे युद्ध करके पराजित होने का अभिशाप झेलने के लिए बाध्य है, क्योंकि आर्यावर्त राष्ट्र राज की इकाई विभक्त है। आप हमें मूर्ख मानते हैं, ऐसा नहीं है यवन सेनापति। अगर भाई आंबिक गांधार सेना को आपके सम्मुख एक रुकावट के रूप में, एक ढाल के रूप में खड़ी करने का साहस जुटाता और मगध, पंचनंद, मालव आदि राज्य आपसी वैर भाव को भुलाकर संयुक्त प्रयास करते, और तब आप हथियार डालकर मैत्री का प्रस्ताव करते, तब वह मैत्री सम्मानजनक होती। वीर श्रेष्ठ सेल्यूकस, तुम यह क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम नहीं जानती हो कि राजनीति किसे कहते हैं, और उस उदंड पर्वतेश्वर ने मेरा जो अपमान किया है उसका बदला भी तो मुझे उससे लेना था। अलका, यह बात तो मेरे मन में भी फांसी की तरह चुभी हुई है कि पर्वतेश्वर ने आंबिक के विवाह का प्रस्ताव अपनी बेटी के साथ करने से अस्वीकार कर दिया था, और यहाँ तक कि विवशता के इस और उसने अपनी चौकी भी बना ली थी जो संधि के विरुद्ध है। इसके लिए तो आप उससे युद्ध कर सकते थे, एक बाहरी हस्तक्षेप से तो बचा ही जा सकता था। तुम दोनों ठीक ही कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे दंड दीजिए पिताजी। यह कैसे संभव हो सकता है? तब आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊं। क्या करोगी जाकर? विद्रोह करूंगी गांधार में जाकर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती बेटी। यह हमारी
प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जन्मभूमि की प्रतिष्ठा का प्रश्न आपकी प्रतिष्ठा से बड़ा है पिताजी। तब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा अलका। आंभिक ने उत्तेजित होकर अपनी खड़ग बाहर निकाल ली। अलका ठीक कहती है आंभिक, यह खड़ग मयान में रख लो। तुम में यदि क्षत्रियत्व होता तो तुम पुरु राज से स्वयं युद्ध करते, भीरू होकर यवनों से संधि का कायरतापूर्ण आचरण न करते। अलका मन में सोच रही थी, चलो पिता, युद्ध ही सही, लेकिन धर्म के पक्षधरों में आगे हैं। वह तेज गति से महल से निकल जाती है। यहाँ गांधार प्रदेश में पिता और पुत्री के बीच एक द्वंद्व चल रहा है। दोनों ही विचार के अलग अलग छोर पर खड़े हैं। निराश महाराज गांधार आंभिक से कह देते हैं, जाओ, तुम चले जाओ आंभिक, जो इच्छा हो वह करो, जो मुझ पर पड़ेगी मैं सह लूँगा। और इधर अलका पर्वतों, गुफाओं, घने जंगलों को पार करती हुई एक अज्ञात रास्ते की ओर बढ़ गई। वह अकेली थी। अभी वह अपनी यात्रा का उद्देश्य तय भी नहीं कर पाई थी कि उसे शिकारी के वेश में सेल्यूकस दिखाई पड़ता है। उसके कानों में आवाज़ आती है, तुम यहाँ कहाँ कहाँ भटक रही हो अलका? तुम फिर आ गए? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? यहाँ तो तुम अकेली हो। यह मेरा देश है। इस भूमि का एक एक कण मेरा है। जंगल, पहाड़, नदियाँ मेरी हैं। तो मैं इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तभी उसे एक युक्ति सूझती है। देखो, वह तुम्हारे पीछे सिंह आ गया है। सेल्यूकस का ध्यान बंटता है और अलका इतनी ही देर में दूर निकल जाती है। इधर अलका गांधार पर यवनों के आधिपत्य से चिंतित है। दूसरी ओर आचार्य चाणक्य पंचनंद नरेश पर्वतेश्वर को समझाना चाहते हैं और वह चाणक्य की बात सुनकर बोल उठता है, आर्य चाणक्य, आपकी बातें मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आ पाई। मुझे इस समय यवनों से युद्ध करना होगा। मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। पर्वतराज, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? विलासी नंद को पराजित करने के लिए मुट्ठी भर सैनिक ही तो चाहिए, और फिर उसके बाद 1,00,000 सैनिकों से अधिक विस्तार वाली समूची मगध सेना तुम्हारी पताका के नीचे युद्ध करेगी। जिस सेना ने तुम्हारे साथ सहयोग न करने का रास्ता अपनाया था, नंद के अपदस्थ होने के बाद वही सेना तुम्हारी विजय में अपना सहयोग देगी। पर्वतेश्वर, यह योजना चाणक्य की थी कि यदि पंचनंद नरेश अपनी सेना की एक टुकड़ी को मगध के लिए रवाना कर दें तो एक ही रात्रि में पाटलिपुत्र नरेश नंद का सूर्य अस्त किया जा सकता है और फिर उसके स्थान पर आर्य चंद्रगुप्त को प्रतिष्ठित करके मगध का सारा सैन्य बल समूचे आर्यावर्त की रक्षा के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस मगध विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा? कौन खड़ा होगा नंद के विरुद्ध? मगध के पूर्व सेनापति मौर्य का पुत्र चंद्रगुप्त। तो क्या आप वृषल को राज सिंहासन देंगे? तुम भूल रहे हो पर्वतेश्वर। आर्य आचरण के लोप होने पर ही ये लोग वृषल बने, वरना वास्तव में तो ये क्षत्रिय ही हैं। बौद्धों के कारण इनके संस्कार छूट गए। मुझे विश्वास है कि चंद्रगुप्त अपने क्षत्रिय होने का पूरा परिचय देगा। अच्छी कल्पना कर लेते हैं आप, पर्वतेश्वर ने हंसकर कहा। यह कल्पना नहीं, परंपरागत सत्य है राजन। स्मरण करो, जब महर्षि वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व संकट में आया था, तब कितनी ही जातियां क्षत्रिय धर्म में संस्कृत हो गई थी। पल्लव, दरद और कंपोज सभी क्षत्रिय बन गए थे। आप अपने से उन समर्थ ऋषियों की तुलना कर रहे हैं। इसका विचार तो भविष्य करेगा पर्वतेश्वर कि ऋषि कौन बनता है।
तुम अभिमान में तर्क से नहीं, कुतर्क से समस्या से उलझे हो। तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते और मेरी सेना भी मगध के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। ठीक है, यदि तुम आर्यावर्त को पदक्रांत ही करना चाहते हो तो करो, लेकिन इतना स्मरण रखना कि तुमने अपनी पराजय के लिए मार्ग खुद प्रशस्त किया है और चयन में भूल भी तुम्हारी है। तुम चले जाओ चाणक्य, मैं किसी अभिशाप से नहीं डरता। तुम मेरी सीमा से बाहर हो जाओ। और चाणक्य आकाश की ओर देखकर मानो विधाता से कह रहे थे, ओ तिरस्कृत ब्राह्मणत्व, देख नियति का दृश्य और अपने कर्म की परिणति। नंद जैसे कल्लीब ने सत परामर्श देने पर शिखा पकड़कर खींचते हुए सभा से निर्वासित किया और अब इस दुर्भिमानी पौरव ने राज्य से निर्वासित किया। अब तो जल उठ ब्राह्मणत्व, एक बार तो अपनी पूरी ज्वाला से जल, ताकि उस ज्वाला से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। और यह कहते हुए चाणक्य पर्वतेश्वर की सभा छोड़कर बाहर आ गए। चंद्रगुप्त उनके साथ था। दोनों अपने मार्ग पर चलते हुए बहुत थक गए थे। आचार्य, अब तो शरीर की नसें ढीली पड़ गई है, बहुत प्यास लगी है, कुछ देर के लिए कहीं ठहरना चाहिए। लेकिन वहीं तो ठहरोगे वत्स, जहाँ पानी होगा प्यास बुझेगी। और धीरे धीरे चलकर वे एक सरोवर के पास आकर ठहर गई। अब और नहीं चला जाता आचार्य। ठीक है, तुम वृक्ष के नीचे बैठो, मैं सामने से जल लेकर आता हूँ। ज्यों ही चाणक्य जल लेने गए, सोए हुए चंद्रगुप्त पर एक भीषण व्याघ्र कूदकर उसे अपना भोजन बनाने के लिए आतुर होता हुआ गुर्राने। पता नहीं कहाँ से यवन सेनापति सैल्यूकस ने यह देख लिया और पहले तो शीघ्र ही सैल्यूकस ने उस व्याघ्र को अपने धनुष से घायल करके मार डाला और फिर चंद्रगुप्त की चेतना को लौटाने का प्रयास करने लगा। तभी चाणक्य जल लेकर आ गए। चाणक्य के हाथ में जल देखकर सैल्यूकस ने कहा, क्या इस पथिक की प्राण रक्षा के लिए आप थोड़ा जल दे सकेंगे? चाणक्य जल के छींटे देखकर चंद्रगुप्त को चैतन्य करते हुए अपरिचित सैल्यूकस से पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं यवन सेनापति सैल्यूकस हूँ। और आप? उसका प्रश्न था। एक ब्राह्मण। और यह जो वीर पुरुष हैं, क्या तुम इसके साथी हो? हाँ सेनापति, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ। आप कहाँ रहते हैं? यह चंद्रगुप्त मगध का निर्वासित राजकुमार है। अरे, कुछ विचारता हुआ सैल्यूकस कहता है, तब तो अभी आप मेरे शिविर में चलें, क्योंकि इस समय इनके लिए विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है। और तीनों ही सैल्यूकस के शिविर की ओर चल देते हैं। अचानक उधर से आते हुए अलका चंद्रगुप्त और चाणक्य को सैल्यूकस के साथ देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त भी यवनों के साथ हो गए। जब वर्षा और धूप फसल को जलाने लगे तो देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन होगा? और यह सोचते हुए वह आकाश की ओर देखने लगती है। आकाश से भी मानो उसे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता। यह तो उसने सोचा भी नहीं था कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त आक्रमणकारियों के पक्षधर हो जाएंगे। तब फिर भाई आम्भिक और इनमें क्या अंतर रह गया? अब इनसे रक्षा की आशा भी क्या की जाए? यही सोचते हुए अलका गांधार छोड़ने से पहले महात्मा दंडायन को नमस्कार करने के लिए चल दी। महात्मा दंडायन का आश्रम सिंधु नदी के किनारे पर ही स्थित था। थकती फिर भी चलती अलका धीरे धीरे
आगे बढ़ती रही और आश्रम में पहुंच ही गई। महात्मा दंडायन ने उसे देखकर उसका स्वागत किया और अपने सम्मुख बैठाया। कहो अलका, क्या कष्ट है? तुम्हारे चेहरे पर अभी से इतनी चिंता? अभी अलका कुछ जवाब देती कि तभी उसने देखा कि आचार्य के आश्रम में चाणक्य और चंद्रगुप्त प्रवेश कर रहे हैं। वह आश्चर्यचकित रह गई। अभी कुछ देर पहले ही तो वह इन्हें यवन सेनापति के साथ जाते हुए देख चुकी थी। अलका को इस प्रकार मौन रहकर दंडायन मुनि ने कहा, आओ आचार्य चाणक्य विराजो। और आचार्य के साथ चंद्रगुप्त भी मुनि को प्रणाम करके आसन पर बैठ गया। हाँ तो अलका, मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम चिंतित क्यों हो? मैं गांधार छोड़कर जाना चाहती हूँ मुनिवर, इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आ गई। लेकिन तुम तो गांधार की लक्ष्मी हो, तुम्हारे मन में यह विचार क्यों? यवनों के हाथों अपनी स्वतंत्रता बेचकर उनके उत्कोच पर जीने की शक्ति मुझ में नहीं है मुनिवर। मुनि ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? खैर, अच्छा जाओ। पता नहीं ईश्वर किन किन परिस्थितियों में कौन सा कल्याण छुपा देता है, लेकिन इस आश्रम के द्वार तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे। एक संदेह का निवारण और करना चाहती हूँ मुनिवर। क्या? ये जो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त आपके सम्मुख बैठे हैं, ये अब यवनों के पक्षधर क्यों होना चाहते हैं? इस पर तो मैं बहुत विश्वास करती थी। अलका, चंद्रगुप्त ने कहा, किसी की भलाई को स्वीकार करना चाहिए और शायद तुम नहीं जानती, व्यक्ति कृतज्ञता के प्रति बंध जाता है। चंद्रगुप्त ठीक कह रहा है अलका, क्योंकि कई बार आंखें जो देखती है वह सत्य नहीं होता। तुमने इस पर विचार नहीं किया, वरना यह संदेह तुम्हारे मन में नहीं पैदा होता। आचार्य ठीक कर रहे हैं अलका। कल्याण भावना वाले व्यक्ति को पूरी तरह विश्वासी होना होता है, और याद रखो कि विश्वास कभी भी दुर्गति नहीं होने देता। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि एक यवन ने मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और उन्हें प्रणाम करते हुए यह सूचना दी कि महाराज सिकंदर उनसे मिलना चाहते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त सिकंदर के सामने आना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुनि से विदा लेने का प्रस्ताव किया। लेकिन मुनि ने उनसे कहा, अपने मन की हलचल को शांत करो चाणक्य। समस्त विद्याओं के आचार्य होकर भी तुम्हें उसका शुभ फल अभी तक नहीं मिला। उसका यही कारण है कि तुम अभी तक उद्वेग से मुक्त नहीं हो पाए हो, और यह तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए उचित नहीं है। चाणक्य भला मुनि के आदेश की अवहेलना कैसे करते? उन्हें बैठना पड़ा। उनके सामने ही यूनान का सम्राट सिकंदर सेल्यूकस और उसकी बेटी कार्नेलिया के साथ मुनि के आश्रम में आते हैं। उनके साथ दूत एनिसाक्रिटीज भी आता है। सिकंदर को देखकर प्रसन्न मुद्रा में मुनि उसका प्रणाम स्वीकार करते हुए बोल उठते हैं, आश्रम में तुम्हारा स्वागत है सम्राट सिकंदर। प्रभु तुम्हें सुबुद्धि दे। मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। जय का आशीर्वाद। हंसकर मुनि ने कहा, सम्राट को जिस आशीर्वाद की आवश्यकता होती है वह तो मैंने तुम्हें पहले ही बिना मांगे दे दिया, और इससे बड़ा आशीर्वाद तुम्हें देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अलेक्जेंडर, जय घोष का काम तो चारण करते हैं, और तुमको यह जानना चाहिए कि विजय की इच्छा का अंत हमेशा पराजय में होता है, और राज्य सत्ता तो सुव्यवस्था से आगे बढ़ सकती है, केवल विजय के भ्रम से नहीं।
अरे, यहाँ कहाँ पर्वतों जंगलों में भटक रहे हो। जाओ, अपनी प्रजा के हित की चिंता करो। और तुम कौन हो युवक? सिकंदर ने चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा। सेल्यूकस चंद्रगुप्त को जानता था, इसलिए उसने चंद्रगुप्त का परिचय देते हुए कहा, मगध का निर्वासित राजकुमार है सम्राट। मुखमंडल से बड़ा तेजस्वी लगता है। प्रिय चंद्रगुप्त, आयु में तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रिय कहने का अधिकार रखता हूँ। तुम मेरे शिविर में सहर्ष आमंत्रित हो। आपका आमंत्रण मैं शिरोधार्य करता हूँ सम्राट। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मुझे आपसे आतिथ्य प्राप्त होगा और तुम्हारा सत्कार करके हमें भी प्रसन्नता होगी चंद्रगुप्त। लेकिन कुछ याद करते हुए सेल्यूकस, तुम्हारा इनसे कब परिचय हुआ? यह भी एक संयोग की बात है सम्राट। मैं इनका उपकार कभी नहीं भूलूंगा सम्राट। इन्होंने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था, चंद्रगुप्त ने कहा। अच्छा, तो फिर सेल्यूकस, राजकुमार चंद्रगुप्त के आतिथ्य का भार तुम पर छोड़ता हूँ। और यह कहते हुए सिकंदर ने वहाँ से विदा ली और मुनि को प्रणाम करते हुए कहा, अच्छा मुनिवर, लौटती बार आपके दर्शन अवश्य करूँगा जब भारत विजय करके लौटूंगा। सिकंदर, तुम शायद भूल रहे हो, जिस युवक को तुमने अपने शिविर में आमंत्रित किया है वही तो भारत का होने वाला सम्राट है। तुमने इसमें तेजस्विता के दर्शन किए लेकिन सम्राट को नहीं देख पाए। और इनसे मिलो, ये है आचार्य चाणक्य, भारत के भावी सम्राट निर्माता। यदि भारत में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पारस्परिक द्वेष को राष्ट्रहित में समायोजित करने का भाव पैदा हो सकता होता तो तुम सिंधु नदी को पार करके इस भूमि पर नहीं आ पाते। यह तो भारत का दुर्भाग्य है कि तुम विजेता की भावना से यहाँ पर अभी भी विद्यमान हो। हमें तुम्हारा आतिथ्य करने में सदैव सौभाग्य का अनुभव होगा। लेकिन यहाँ तक भारत विजय का प्रश्न है, तुम्हारा यह मंसूबा कहाँ जाकर ठहरता है या इसका क्या परिणाम होता है, अब इस पर चर्चा तुम्हारे लौटने पर ही करेंगे। तुम भावी सम्राट के निर्माता आचार्य चाणक्य को भी प्रणाम करो। इनका आशीर्वाद तुम्हें सुबुद्धि देने में सहायक होगा। और सिकंदर आचार्य चाणक्य को मुनि दांडायन के साथ प्रणाम करता हुआ आश्रम में विदा हुआ। यह उसके संकल्प का पहला पड़ाव था। चंद्रगुप्त ने जाते हुए सिकंदर और सेल्यूकस के साथ कार्नेलिया की एक छवि देखी और वह भीतर ही भीतर मुग्ध हो गया। ऐसा अनुपम सौंदर्य उसने पहली बार देखा था, मानो उसके वज्र हृदय में कोई तरल रक्त की धारा फूट पड़ी हो। जाते हुए कार्नेलिया ने कनखियों से चंद्रगुप्त को अपनी ओर इसी मुग्ध दृष्टि से देखते हुए देख लिया था और इस धारा का दूसरा सिरा मानो कार्नेलिया के हृदय में फूट रहा था। रागात्मक स्पंदन की यह तरल अनुभूति दोनों ने एक साथ मौन आंखों में उतारते हुए अभिव्यक्त की। कार्नेलिया चली गई, लेकिन उसके मन में एक स्निग्ध पुष्प अंकुरित हो गया था। जब वह आई थी आश्रम में तो मार्ग का सारा दृश्य कहीं भी उसे मन से जोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन लौटते हुए वह कैसे अपने आप को भारतीय संस्कार में ढालकर पता नहीं किस अदृश्य तरंग में गुनगुना उठी, मानो यह देश उसे मधुमेह लग रहा था। पेड़ों की चोटियाँ, आसपास का हरा भरा वातावरण, बहती हुई नदी, किल्लोल करती लहरें, सब में उसे एक अपूर्व अपनेपन की गंध आ रही थी और वह अनमानी बेसुध बनी चली जा रही थी। उसकी इस तरंग ध्वनि को सुनकर राजकुमार फिलिप, जो उसके प्रति प्रारंभ में ही मोहासक्त था,
कह उठा कार्नेलिया। हम लोगों ने भारत पर अपना अधिकार भले ही अभी न किया हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में झांक कर लगता है कि भारत तुम पर छा गया है। तुम यह क्या जान पाओगे कि विजय क्या होती है, क्योंकि तुम लोग तो भूमि को जीतकर समझ लेते हो कि लोगों के मन पर अधिकार कर लिया। तुम्हारे लिए उपभोग लूट में मिली हुई वस्तु से अधिक कुछ नहीं होता, जिसमें ना समर्पण होता है और ना भावना। तुम मेरे प्रेम का उपहास कर रही हो कार्नेलिया। तुम भूल रहे हो सेनापति कि यह समय युद्ध का है, प्रेम का नहीं। तो क्या तुम सभी स्त्रियों के साथ शिविर में लौट रही हो? नहीं, मैं पिता के साथ रहूंगी। तो अब तुमसे मिलना कब होगा? नहीं कह सकता। इसलिए क्या मुझसे अपने इन कोमल हाथों को चूमने का अवसर नहीं दोगी एक बार? सेनापति, अपनी सीमा में रहने का प्रयास करो। तुम्हारे मेरा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। प्रेम करने का तो है इस समय, वह भी नहीं। अच्छा, तो तुम इस प्रकार मुझे निराशा लौटाना चाहोगी? तुम ऐसा नहीं कर सकती राजकुमारी। फिलिप पर काम सवार हो चुका था। उसी जुनून में उसने कार्नेलिया का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। वह तो नदी के किनारे वातावरण की स्निग्धता में अपने मन की तरंगों में डूबते उतारते हुए सुखद अनुभूति के सागर में गोते लगा रही थी कि तभी वह व्यवधान पड़ गया और दुष्ट फिलिप उसके सम्मुख आ गया। इस समय कार्नेलिया को और कुछ नहीं सूझा और वह चिल्ला पड़ी, बचाओ, मेरी रक्षा करो। यह भी संयोग था कि उधर से चंद्रगुप्त भ्रमण करते हुए गुजर रहा था। वह भी कार्नेलिया के अपूर्व सौंदर्य पर मुग्ध हुआ नदी के तट की तरफ चला आया था। अचानक चंद्रगुप्त को किसी स्त्री का स्वर सुनाई दिया। वह उसी ओर दौड़ गया जिस ओर से स्वर उभरा था। अरे! पास जाकर चंद्रगुप्त ने चौंक कर देखा। यह कार्नेलिया थी और एक यवन से स्वयं को छुड़ाने का निष्फल प्रयास कर रही थी। तभी चंद्रगुप्त अपने मजबूत हाथों से उस यवन की गर्दन दबोचते हुए कार्नेलिया को मुक्त करता है। फिलिप को स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि इस समय इस निर्जन प्रदेश में उसके और कार्नेलिया के बीच कोई तीसरा आ सकता है। उसका पासा अब पलट चुका था। अब वह अपने कर्म पर शर्मिंदा था। स्वयं को इस प्रकार मजबूत पकड़ में पाकर फिलिप घबरा गया, क्योंकि यदि सम्राट को इस घटना का पता चल गया तो निश्चित ही उसके लिए मृत्युदंड ही एकमात्र दंड होगा। यही सोचकर फिलिप ने अपना पैतरा बदलते हुए कहा, मुझे क्षमा करो वीर पुरुष, क्षमा करो कार्नेलिया, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, लेकिन एक कृपा मुझ पर कर दो। तुम समर्थ हो, इस घटना को भूलकर मुझे क्षमा कर दो। मुझे जीवन दान दो वीर युवक। क्षमा तो कर दूंगी दुष्ट, किंतु भूलूंगी नहीं। तुम फिलहाल इस समय मेरे सामने से चले जाओ और बेहतर हो कि कभी मेरे सामने ना आना। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। चंद्रगुप्त की गिरफ्त से छूटते ही फिलिप तेजी से दौड़ गया। उसके पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। चंद्रगुप्त के मुंह से निकल पड़ा, कायर कहीं का। और फिर चंद्रगुप्त ने कार्नेलिया से कहा, आओ देवी, मैं तुम्हें तुम्हारी शिविर तक पहुंचा दूं। कार्नेलिया चंद्रगुप्त के साथ शिविर तक आते हुए सोच रही थी, कितना अंतर है दोनों में। फिलिप ने मर्यादा लांघकर प्रतिष्ठा पर चोट करने का प्रयास किया और चंद्रगुप्त ने मर्यादा की रक्षा की। कैसे भूल पाएगी वह इस घटना को, जहां घृणा और प्रेम दोनों एक साथ जन्मे हों। फिलिप के साथ घृणा और चंद्रगुप्त के साथ एक दिव्य आकर्षणजन्य प्रेमानुभूति। और
वह फिर सोचने लगी, इस चंद्रगुप्त के लिए मुनि ने भारत सम्राट होने की भविष्यवाणी की। कितना विनम्र वीर है यह व्यक्ति। ये लोग शिविर की ओर लौट रहे थे। दोनों चुप थे, मानो कुछ कहना चाहकर भी खुद अपने आप से लड़ रहे थे। शायद यह समय कुछ भी कहने का नहीं था। भारतीय संस्कारों की इस प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति में सिकंदर भी डूब जा रहा था। भारत की विजय की उसकी अपनी इच्छा धीरे धीरे अब सिमट रही थी। उसे इस बात पर आश्चर्य था कि वह इतना बड़ा आक्रमण करने वाला है और यह देश अभी तक सो रहा है। लड़ाई जैसे इनके जीवन का हिस्सा नहीं है और यहाँ के दार्शनिक धर्म और दर्शन के तर्क से जीवन की गूढ़ से गूढ़ गुत्थी सुलझाने की क्षमता रखते हैं। इसी विचार में वह शिविर से बाहर एकांत में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा था। सिकंदर के साथ साथ चल रहे उनके एक सेना पुरुष ने इस दार्शनिकता का विरोध करते हुए कहा, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। एनिसाक्रीटीज, तुमने अपना निर्णय बहुत जल्दी सुना दिया। केवल मुनि दंडायन के उपदेश के को सुनकर ही उन्हें धर्म भीरु मान बैठे। अभी तो यहाँ के और वीरों का परिचय पाना बाकी है। यह बात तो ठीक है महाराज। अब आंभिक को ही देख लीजिए, वह अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला। उसने अच्छा प्रबंध कर लिया है। सिकंदर ने चिढ़कर कहा, यही समझ है तुम्हारी? अरे वह कायर लोभी है और अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण उसने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर छला है, हमें भी और अपने देश को भी। कैसा छल! हमसे लड़ने का उसमें साहस नहीं था और अपने पड़ोसी राजा पुरु से मैत्री उसे अपमान के समान लगती थी, इसीलिए उसने यह रास्ता चुना। तुम शायद नहीं जानते, उससे विद्रोह करके उसकी बहन गांधार छोड़कर चली गई। अभी ये लोग अपने शिविर तक नहीं पहुंच पाए थे और बातचीत का क्रम जारी था। तभी उन्हें मार्ग में फिलिप और आंभिक मिल गए और जब तक ये लोग शिविर में पहुंचे, कार्नेलिया भी शिविर में लौट आई। बातचीत में आंभिक ने महाराज को यह समझाने का प्रयास किया कि यवनों के शिविर में ही एक षड्यंत्र पल रहा है और फिलिप ने उसका समर्थन करते हुए यह और जोड़ दिया कि यह षड्यंत्र सेल्यूकस द्वारा संचालित हो रहा है। चुगलखोर जितना भी चाहे वह अपने आप को छिपा नहीं पाता। शायद यह एक इत्तेफाक ही था कि उधर से क्रोध में भरा सेल्यूकस भी सम्राट के शिविर में आ गया। सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त भी था। आओ सेल्यूकस, फिलिप कह रहा है कि तुम हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो और आपने विश्वास कर लिया। प्रश्न विश्वास का नहीं, फिलिप के आरोप को झूठा तो सिद्ध करना ही होगा, तभी तो उसे मिथ्या आरोप का अर्थ ज्ञात हो सकेगा। इसका न्याय तो खड़ग ही कर सकती है, सेल्यूकस ने कहा। तुम तो उत्तेजित हो गए सेल्यूकस, धैर्य से काम लो। तलवार को ही न्याय करना है तो शर्म करो फिलिप। चंद्रगुप्त मेरे साथ है और कहो तो कार्नेलिया को भी शिविर में बुला लूं। मैं तो यह सोचकर आया था कि चलो कार्नेलिया ने तुम्हें क्षमा कर दिया है तो मैं उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों करूं, पर तुम तो अपने आप दंड पाने को लालायित लग रहे हो। और सेल्यूकस ने आगे कहा, सुनिए सम्राट, मुनि दंडायन के यहाँ से लौटते हुए जब नदी के किनारे पर कार्नेलिया कुछ पीछे रह गई थी तो इस दुष्ट ने उसे बलात् छेड़ते हुए उसकी प्रतिष्ठा छीननी चाहिए थी। यह तो स्वाभाविक था कि तभी उधर से चंद्रगुप्त भी गुजर रहा था। एक स्त्री का आर्त स्वर सुनकर जब आवाज की तरफ बढ़ा तो वहां फिलिप को कार्नेलिया का शील भंग करने के लिए जबरदस्ती करते पाया और फिर इसी नीच की गर्दन दबोचकर
उसने जब इसे भूमि पर पटक दिया तो यह प्राणों की भिक्षा के लिए इसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। मैं स्वयं चाहता था यह अभियोग आपके सामने लाता, किंतु साहस न कर सका, यही ना? सिकंदर ने वाक्य पूरा करते हुए कहा। कैसे साहस होता सम्राट? इनकी कन्या रोज विद्रोहिणी अलका से महर्षि दंडायन के आश्रम में मिलती है। आप जानते ही हैं चंद्रगुप्त को भावी सम्राट के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। अपनी इस अनावश्यक बकवास को रोक दो फिलिप। लेकिन तभी सिकंदर ने कहा, ठहरो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त, तुम बताओ, क्या मगध का शासक नीच कुल में जन्मा है और तुम उस राज्य का हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो? ऐसा नहीं है सम्राट। वास्तविकता यह है कि यह शासक बड़ा क्रूर है और प्रजा उससे असंतुष्ट है। मैं तो उसका उद्धार चाहता हूँ। केवल उस ब्राह्मण के कहने पर उन्हें आचार्य चाणक्य को आप केवल ब्राह्मण न समझे। उनका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीता है, क्योंकि मगध उनकी भी मातृभूमि है और मेरी भी, और इसीलिए हमारा यह संकल्प है कि प्रजा को उसका अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, इन परिस्थितियों में तो यह असंभव नहीं लगता। क्यों असंभव क्यों नहीं है? अरे, जब तुम्हारी सेना सहायता करेगी तब असंभव कैसे रह जाएगा? लेकिन मुझे आपकी सहायता तो स्वीकार नहीं है। चंद्रगुप्त की यह बात सुनकर सिकंदर को क्रोध आ गया और उसने कहा, इतने दिन तक तुम हमारे शिविर में फिर किस लिए हो? आपका निमंत्रण था और आर्य सेल्यूकस ने मेरी प्राण रक्षा की थी, इसलिए उनका अनुरोध में टाल नहीं सकता था। लेकिन आप अगर यह सोच रहे हैं कि मैं यहाँ यवनों को अपना शासक बनाने के ख्याल से आया हूँ, तो यह आपका भ्रम है सम्राट। लेकिन इन्हीं यवनों के द्वारा ही जो आक्रांत नहीं है अब जीता जाएगा, यह तो भविष्य पर निर्भर करता है सम्राट। यह तो तुम हमारी गुप्तचरी करते हो। आपका यह सोचना भी गलत है। यह बात तो अलग है कि यहाँ आपके सामीप्य में रहते हुए आपकी रणनीति से थोड़ा बहुत परिचित अवश्य हो गया हूँ, किंतु यदि आप अपने लोभ के कारण मुझे आंभिक समझने की भूल कर रहे हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपका सम्मान करता हूँ, जिस तरह मगध से प्यार करता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से मैं मगध को पद दलित नहीं होने दूंगा। तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो चंद्रगुप्त। तुम बंदी बनाए जा सकते हो। मैंने झूठ कुछ भी नहीं कहा महाराज। लूट के लोभ से जो लोग आपके साथ व्यवसाय लाभ के लिए आकर जुड़ गए, वे लुटेरे नहीं है तो और क्या है? उन्हें सेना कहना सेना का अपमान होगा। सिकंदर के लिए यह सहना अपमान का प्रश्न था। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए, लगभग चिल्लाते हुए उसने कहा, सेल्यूकस। तभी बीच में बोलते हुए आंभिक ने कहा, कुछ तो शिष्टता से बात करो चंद्रगुप्त। यवनों का उत्कोच स्वीकार करने वाले भीरू देशद्रोही मुझे शिष्टता का पाठ पढ़ाता है। सिकंदर के पास स्वयं चंद्रगुप्त का याचना की इच्छा लेकर नहीं आया, बल्कि स्वागत योग्य आमंत्रण पाकर आया है। इस वाक्य ने सिकंदर के क्रोध को और भड़का दिया और उसने तुरंत ही आदेश दिया कि चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाए। वहां खड़े आंभिक और फिलिप आदि ने चंद्रगुप्त को अपनी पकड़ में लेने का असफल प्रयास किया और चंद्रगुप्त एक वीर योद्धा की तरह उनको घायल करता हुआ यह कहता हुआ निकल गया कि अच्छा सम्राट, अब प्रभु ने चाहा तो युद्ध भूमि में मिलेंगे।